So students, today we will start with ecological succession. देखो बायोटिक कम्युनिटीज जो है ये स्टेबल नहीं होता है. हाँ, तो दे कॉन्स्टेंटली चेंज इन कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर. क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन भी चेंज हो जाता है. तो उसी हिसाब से जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है, ये जो कम्युनिटीज़ है ये स्टेबल नहीं है, चेंज होते जाते हैं क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन भी चेंज होता रहता है. सो ये चेंजेस कैसे हैं? ये ऑर्डरली चेंजेस है, सीक्वेंशियल भी है और एनवायरनमेंट के साथ साथ मिलता जुलता, मतलब उसके साथ को रिलेट करता हुआ चेंजेस है. ठीक है, तो ऐसा वाला चेंजेस के बारे में सक्सेशन में डिस्क्रिप्शन दिया गया है. What is this succession? This is the gradual and predictable change in species composition in an area over a period of time. ठीक है, डेफिनेशन देखो. ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन इन एन एरिया ओवर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ठीक है, तो स्पीशीज कंपोजिशन में धीरे धीरे जो चेंज होता है एक एरिया में कुछ समय के अंदर, फिक्स टाइम होगा, टाइम पीरियड, तो उसको क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल सक्सेशन. सो सक्सेशन के दौरान कुछ स्पीशीज एक जगह पर जमा होके रहते हैं और उसका नंबर पॉपुलेशन का जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. वाइल सम डिक्लाइन, धीरे धीरे कुछ स्पीशीज कम होने लगते हैं और कभी कभार डिसअपियर भी हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं दिखते, ये लोग डिसअपियर हो जाते हैं जगह से. तो ये जो चेंजेस है ये सक्सेशन के दौरान कुछ स्पीशीज एक साथ जमा होकर रहेंगे, कॉलोनी फॉर्म करके कुछ डिसअपियर हो जाते हैं. So, the entire sequence of communities that successively change in a given area is called what? Series. जितना भी community है, तो successive जो change हो रहे हैं ना in an area, this is called what? Series. Community is a group of population. So that will successively change. This successive change in an area is called what? This entire sequence is called what? Series. On each individual transitional communities जो एक से दूसरा तक बन रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, दिस आर कॉल्ड व्हाट? सेरल स्टेजेस. ठीक है, तो सेरल स्टेजेस हो गया. उसके बाद स्पीशीज दैट इन्वेड बेयर एरिया आर कॉल्ड पायोनियर स्पीशीज. खाली जगह पर जब नया स्पीशीज आता है ना, उसका नाम क्या है? पायोनियर स्पीशीज. द स्टार्टिंग वन, द स्पीशीज दैट इन्वेड द बेयर एरिया. बेयर मतलब जहाँ पर कुछ नहीं, वहाँ पर जो नया स्पीशीज है उसको क्या बोलेंगे? पायोनियर स्पीशीज. स्टार्टिंग में. हाँ, सो ये जो टर्म्स देखा, सेरी, सेरल स्टेजेस, द सीक्वेंस ऑफ चेंज इज कॉल्ड व्हाट? सेरी. ईच स्टेज इज कॉल्ड सेरल स्टेजेस. और जो पहला वाला स्पीशीज कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा, दैट इज द पायोनियर स्पीशीज. और हम लोग को याद रखना चाहिए कि हर एक कम्युनिटी जो है ये क्या करता है? एक क्लाइमैक्स लेवल तक पहुंचता है. ओके, क्लाइमैक्स में पहुंचेगा, which is the stable state. So, to reach the climax community, क्या क्या changes करना पड़ेगा? Change in the diversity of the species, number of species, increase in the number, increase in the total biomass of the species. ये करना पड़ेगा, तब जाके एक जो community है वो, इसको क्या बोलेंगे? सक्सेशन. तब जाके ना जो कम्युनिटी होगा दैट विल बी अ क्लाइमैक्स कम्युनिटी और द स्टेबल कम्युनिटी. द लास्ट पोजीशन ऑफ द कम्युनिटी विच इज इन अ बैलेंस स्टेट इज कॉल्ड द क्लाइमैक्स वन. क्लाइमैक्स कम्युनिटी विच इज नियर इक्विलिब्रियम, उस तक पहुंचना है, इक्विलिब्रियम एनवायरनमेंट पहुंचना है. तो इसके लिए क्या चाहिए? चेंज इन द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, डाइवर्सिटी, चेंज इन द नंबर, चेंज इन द बायोमास. ओके, so these are the points which will make the community to go to equilibrium. equilibrium में रहने के लिए ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक है ये होना पड़ेगा ताकि स्टेबल कम्युनिटी बोला जाए. सो आज का जो कम्युनिटी दिख रहा है, जितना भी कम्युनिटी आजकल प्रेजेंट दिख रहा है, दिस हैव कम इनटू द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ सक्सेशन. सक्सेशन के वजह से आया है. बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब लाइफ स्टार्ट हुआ था, वहाँ से लेके आज तक का सफ़र
is called what? Succession. And succession and evolution are what? Parallel process. दोनों side by side चलते हैं. Succession and evolution are parallel process, क्योंकि दोनों side by side चलते हैं. Succession भी होगा और evolution भी हुआ है तो ही आज हम हैं. ठीक है. So these are what? The parallel process. Next is types of succession. देखो, succession is the process जब शुरू होता है तब नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर. जब सक्सेशन स्टार्ट होगा तब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ नहीं रहता है. दिस इज बेयर रॉक. खाली जो पत्थर होते हैं, चट्टाने, वहाँ पर लाइफ नहीं होता है. सो वहाँ से सक्सेशन स्टार्ट होगा. Where there are no living organisms ever exist है, पहले जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो दैट इज एक पत्थर का जो है चट्टान. ठीक है. उसमें तो कोई लाइफ नहीं है, तो वहाँ से लाइफ स्टार्ट होगा. तो दैट कैन बी कॉल्ड एज द स्टार्टिंग ऑफ लाइफ इन द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन. ओके. सो वो जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर क्या दिखाई देगा कि दो टाइप्स ऑफ सक्सेशन है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन. राइट. सो प्राइमरी सक्सेशन कहाँ स्टार्ट होगा? जब एक जगह पर कोई लाइफ दिखता ही नहीं, वेयर देयर इज नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वहाँ से जो स्टार्टिंग होगा दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सक्सेशन. जैसे अभी बोला है कि बेयर रॉक, खाली पत्थर जो है, पूरा चट्टान जो जिसमें थोड़ा सा लाइफ दिखेगा, स्टार्टिंग इज कॉल्ड व्हाट? प्राइमरी सक्सेशन. ओके. सो दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि वहाँ से धीरे धीरे न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिजम्स होगा. ठीक है. जैसे कि लावा, जैसे कि न्यूली फॉर्म पॉन्ड और रिजर्वायर, इन सभी में क्या देखा जाएगा कि लाइफ जब स्टार्ट होता है तब बहुत टाइम लगता है एक सक्सेशन को कंप्लीट करने के लिए. सो दिस इज व्हाट? प्राइमरी सक्सेशन. ओके. जो कि एक जगह से स्टार्ट होगा जहां पर कभी लाइफ था ही नहीं. ठीक है. सो बहुत सारे साल लग जाएंगे ये प्राइमरी सक्सेशन को डेवलप करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले कुछ था ही नहीं. सो दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस. नेक्स्ट इज सेकेंडरी सक्सेशन, विच बिगिंस वेयर देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ लाइफ एट पास्ट. पहले कुछ लाइफ हुआ होगा बहुत साल पहले, अभी डिस्ट्रॉय हो गया है. ऐसा हो सकता है जैसे जल गया होगा, फार्म लैंड जो है वो यूज नहीं हो रहा है, फॉरेस्ट नहीं अभी कट हो गया है, ऐसा जो जहाँ पर है, या फिर लैंड्स दैट हैज बीन फ्लडेड, ये सब जगह पर क्या हो सकता है? सेकेंडरी सक्सेशन. मतलब पहले कुछ था लाइफ, थोड़ा सा हिस्सा होने से भी होगा, लेकिन पहले कुछ था, अभी धीरे धीरे जो है नया फॉर्म्स आ जाएंगे. तो दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन. प्राइमरी तो काफ़ी स्लो है, क्योंकि वहाँ पर पहले कुछ लाइफ था ही नहीं, और ये थोड़ा सा क्विक प्रोसेस होगा टू रीच द क्लाइमैक्स. और एक बात ध्यान में देना चाहिए कि सक्सेशन का एक ही उद्देश्य है कि दैट विल गो एंड बी एट द क्लाइमैक्स पोजिशन. इनको क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना है. तो इसके लिए सेकेंडरी सक्सेशन को थोड़ा ज़्यादा कम, मतलब थोड़ा कम समय लगेगा, और प्राइमरी सक्सेशन को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. दिस इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पर पहले लाइफ था ही नहीं, इसीलिए प्राइमरी है. ठीक है. सो ये काफ़ी जल्दी होता है. सो सक्सेशन के दौरान नंबर एंड टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स भी चेंज हो जाते हैं. एट एनी टाइम नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि फायर हो, डिफोरेस्टेशन हो, ये सब कुछ डैमेज कर सकता है सक्सेशन को. ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू सक्सेशन इन प्लांट्स. तो ये प्लांट्स का सक्सेशन है, जहाँ पर हम लोग दो टाइप का दिखेंगे, हाइड्रार्क सक्सेशन भीगा हुआ जगह में, वेटर एरियाज, एंड जेरार्क सक्सेशन इन द ड्राई एरियाज. ठीक है. अब कैसे होगा ये? इट्स टेक्स प्लेस वेयर? हाइड्रार्क सक्सेशन कहाँ पर होता है? पानी वाला जगह में. सो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर देखो प्राइमरी सक्सेशन में जब पानी में प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होगा, व्हाट आर द पायनियर स्पीशीज? स्टार्टिंग में स्पीशीज क्या होना चाहिए? स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स. अब फाइटोप्लैंक्टन्स धीरे धीरे फिर देखा जाएगा फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स दिख रहा है. देन क्या दिखेगा? हाइड्रोफाइट्स. उसके बाद क्या दिखेगा? सेजेस, देन ग्रासेस, देन ट्रीज, देन इट बिकम्स द क्लाइमैक्स फॉरेस्ट.
तो एक छोटा सा पानी का हिस्सा से क्या बन जाएगा, एक फॉरेस्ट, ड्यू टू व्हाट, हाइड्रार्क सक्सेशन। और पानी वाला जगह को हमेशा एक मिडिल स्टेज में पहुंचना चाहिए, दैट इज द मेजार्क सक्सेशन। ओके, हाइड्रिक टू मेसिक टाइप होना है, मतलब मीडियम सिचुएशन जहां पर होगा, ज्यादा ड्राई नहीं और ज्यादा पानी जहां नहीं है, वैसा क्लाइमैक्स सिचुएशन में आना पड़ेगा। दोनों को ही, जेरार्क को एंड हाइड्रार्क को, दोनों को ही एक मीडियम स्टेबल सिचुएशन में आना है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, द मेसार्क कंडीशन। जेरार्क, हाइड्रार्क एंड मेसार्क। मेसार्क is the stable one, the mesic climax. Okay, next we come to the Zerat succession. Here you can see in the dry areas, okay, जहाँ पर कुछ नहीं है, पूरा खाली एकदम ड्राई है सब कुछ, तो यहाँ पर क्या होगा उसको देखो जेराट सक्सेशन कहाँ पर होगा, ड्राई एरियाज में। सो पत्थर के चट्टानों में अगर सोचते हैं, ठीक है, तो देयर आर व्हाट, लाइकेंस। ओके, पाइनियर स्पीशीज प्राइमरी जो सक्सेशन में हेल्प करेगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लाइकेंस, विच इज एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी. So they hold on the rocks, they secrete some acids and they will dissolve the rocks, they will disintegrate the rocks and जो पत्थर के चट्टान है वो टूट जाएंगे और क्या बन जाएंगे, पत्थर के चट्टानों से क्या बन जाएगा, सॉयल. सो सॉयल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द degradation of the rocks, by the weathering of the rocks, soil is formed. So this is done by the lichens which secrete what, acids. lichen से एसिड निकलेगा, वो धीरे धीरे पत्थरों के चट्टानों को खराब करता हुआ और उसको डिग्रेड करके फिर क्या बनाएगा, सॉयल. ओके, उसके बाद बायोफाइट्स आएंगे, फिर बिगर प्लांट्स आएंगे, फिर धीरे धीरे बड़े और पौधे आएंगे, फिर क्या हो जाएगा, क्लाइमैक्स फॉरेस्ट. सो दोनों में क्या दिख रहा है, हाइड्रार्क एंड जेरार्क, जो बिल्कुल भी वेट कंडीशन था और यहाँ पर पूरा ड्राई कंडीशन है, तो सब मिलके क्या बन जाएंगे, एक मेसिक क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जो कि मीडियम सेंस वाला है, जिसमें मीडियम इफेक्ट होता है, कोई ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है नहीं इसमें. Next we come to nutrient cycling, where we can see there is a continuous cycle of supply of energy to all the organisms. Nutrients का cycle जो continuously चलता रहता है, for continuous supply of nutrients to grow, to reproduce, ये सब का cycle चलता रहता है nutrients का, to maintain the life, okay, and also to continue the life processes. इसके लिए nutrient cycling होना ज़रूरी है, साइकिल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन ये सब नहीं होगा. इसके लिए न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चाहिए होगा. और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, हमेशा सॉइल में रहते हैं, एक समय पर हमेशा प्रेजेंट होता है, विच इज़ कॉल्ड द स्टैंडिंग स्टेट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल. हमेशा जो न्यूट्रिएंट्स हमेशा रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग स्टेट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल. ओके, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड, सो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ ऑलवेज. देयर आर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ऑल्सो विच आर व्हाट, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. So based on the different characteristic features on their reservoir, from where we get this nutrients, so with the deficit of the nutrients we need what, the reservoir. और न्यूट्रिएंट स्टोर किया जाता है उसका नाम क्या है, रिजर्वायर. सो रिजर्वायर में हमेशा न्यूट्रिएंट्स होता है. बेस्ड ऑन दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, गेशियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल. ठीक है, अब बोथ साइकिल है, गेशियस है, सेडिमेंट्री साइकिल है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या है, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, सॉइल नेचर, मॉइस्चर, दे विल रेगुलेट द रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर. जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन ये कैसे एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय व्हाट, टेम्परेचर, पीएच, सॉइल, मॉइस्चर. ठीक है, ये रेगुलेट करेगा कि कितना न्यूट्रिएंट सॉइल से एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा या नहीं. ओके, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइकिल्स आर देयर, 2 cycles. What are these? Gaseous cycle and sedimentary cycle. So what is the function of the reservoir? To meet the deficit
इम्बैलेंस हो जाना है तो इसके लिए डेफिसिट मतलब नहीं होना चाहिए, तो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, रिजर्वायर्स जमा हुआ न्यूट्रिएंट्स होगा नेचर में, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट द रिजर्वायर। ओके, सो कितना साइकिल्स है, 2 गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल में रिजर्वायर कौन सा होगा, एटमॉस्फेयर, एंड न्यूट्रिएंट्स ऑकर इन आइदर गैसियस और द वेपर फॉर्म, क्योंकि क्या बोल रहे हैं इधर, गैसियस साइकिल। तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जो कि इधर गैसियस फॉर्म में होगा और क्या होगा, वेपर फॉर्म में, है ना। तो गैसियस साइकिल है ये, ठीक है। तो दिस साइकिल्स आर वेरी फास्टर देन द अदर्स, लाइक कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। ओके, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आप लोगों को नॉलेज है। तो ये जो साइकिल्स है ये काफ़ी फास्टर हैं। और सेडिमेंट्री साइकिल्स क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल का रिजर्वेशन कहाँ है, रिजर्वायर कहाँ है, अर्थ क्रस्ट, मिट्टी में, सॉइल में। सो न्यूट्रिएंट्स नॉन गैसियस फॉर्म में होगा। सो दिस आर काफ़ी मतलब ये काफ़ी कमज़ोर है, लोअर स्पेस में जाएगा, स्लोअर है दैन द गैसियस साइकिल, लाइक फॉस्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल। तो कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल आर फास्टर, क्योंकि ये गैसियस फेज में है। और जो नॉन गैसियस फॉर्म में है तो वो फॉस्फोरस है एंड सल्फर है, तो वो थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, दिस इज क्वाइट स्लोअर। So now as you can see, I will show you the simplified model of carbon cycle from the book only. You can see here, this is the model of carbon cycle. As you can see the picture here, you can start from here. This is calcareous sediments, जैसे कि जो स्नेल होता है उसका जो कवरिंग है उसका परत यहाँ पर पड़ जाता है, उसके बाद ऑर्गेनिजम्स डिके हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसका शेल्स, ठीक है। तो ये सब में कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स, ओके, दैट इज वाई दिस आर कॉल्ड व्हाट, कैलकेरियस। तो वो गिर जाते हैं मिट्टी में तो सेडिमेंट्स हो जाते हैं, पड़ जाते हैं सेडिमेंट्स लेयर्स में, ठीक है। तो इससे कार्बन कंटेंट्स बढ़ेगा सॉइल का। और फिर क्या होगा, जो रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड एयर में फैलता है। जैसे एयर में कैसे जाता है, एटमॉस्फेयर में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। एनिमल रेस्पायर करेगा तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन लीड्स टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। फिर फोटोसिंथेसिस जब होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर देखो यहाँ से क्या, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, फ्यूल, वुड एंड ऑर्गेनिक डेब्री से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। फैक्ट्रीज में, व्हीकल्स से, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। बहुत सारे ऑयल एंड गैस, कोल, इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है बर्निंग से। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज देखो फैक्ट्रीज से, व्हीकल से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, फ्यूल वुड से, ऑर्गेनिक डेब्री से, ठीक है, रेस्पिरेशन से, सब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता रहता है। लेकिन घटता किससे, फोटोसिंथेसिस से घटेगा। फोटोसिंथेसिस एंड एक्वाटिक फूड चेन्स में घटेगा। ये प्लैंक्टन्स जो ये सब है ये रेस्पायर करेंगे तो बढ़ेगा। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से है, फ्रॉम आवर रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग प्रोसेस। वहाँ से हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और लेता क्या है, कौन लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स, फॉर गेटिंग व्हाट, फॉर मेकिंग देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, है ना। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाएंगे। कैसे फिक्स होंगे, इट विल रेफर टू द कन्वर्शन प्रोसेस ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे रिटर्न होता है एटमॉस्फेयर में, रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज से सबका। डिकम्पोजर भी कंट्रीब्यूट करते हैं टू कार्बन डाइऑक्साइड पूल बाय व्हाट, बाय प्रोसेसिंग द वेस्ट मटेरियल्स एंड डेड मैटर। जब वेस्ट मटेरियल्स एंड डेड मैटर को सड़ाने का कोशिश करेंगे तब भी जो गैस निकलेगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। Burning of wood, forest fire, combustion of organic matter, fossil fuel, volcanic activity all increase carbon dioxide. ह्यूमन एक्टिविटीज भी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करते रहे, लेकिन फिक्स करेगा कौन, प्लांट्स, बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, सो दिस इज द कार्बन साइकिल.
Next we can see the phosphorus cycle. This is a simplified model of phosphorus cycle in terrestrial ecosystem. As you can see here, rocks are weathered. Weathering of rocks leads to what? Soil formation. Okay. Now see here, from the soil the nutrients goes to the producers, to the plants. Plants are taken by the consumers. They are eaten by the consumer. That means herbivores. Okay. From the plants, the leaves, dead leaves and twigs fall. This is called what? Litter. Animals also die. The plants also die. They give out their waste, that is the dried leaves and twigs, and they form what? The dead matter, that is called the detritus. Dead matter is called what? Detritus. They are decomposed. Decomposed हो जाता है fungi से, bacteria से. So they, again the mineral nutrients are transferred to the soil. Okay. So actually phosphorus cycle में क्या होता है? This is a major constituent of the biological membranes. बहुत सारे biological membranes में क्या होता है? phosphorus होता है. न्यूक्लिक एसिड में phosphorus होता है. एनिमल का शेल में, बोन्स में, टीथ में सब phosphorus होते हैं. So what is the natural reservoir of phosphorus? Rock minerals. Okay. ये rocks weather हो जाते हैं, फिर soil में change हो जाते हैं. So these contain also phosphorus. They are absorbed by the plants. They form the litter. This detritus. These form the litter after their death, and also the waste matter they produce. They form the detritus. They are then decomposed, and then they are again returned to the soil. Okay. So this is what? The phosphorus cycle. Next is ecosystem services. Okay. सो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, एस्थेटिक जितना भी डेवलपमेंट है, तो उस डेवलपमेंट का बेस क्या है? हेल्दी इकोसिस्टम. सो व्हाट आर इकोसिस्टम सर्विसेज? दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस. जो प्रोडक्ट हमको इकोसिस्टम प्रोसेसेस से मिलता है, दीज आर इकोसिस्टम सर्विसेज. ओके. लाइक वी हैव द हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम विच प्यूरिफाइज एयर, वाटर, which control the drought and floods, which can cycle the nutrients, which can generate the fertile soil, and also maintains the biodiversity and also helps in pollinating the crops. There is a storage site for carbon and also provide the beauty, culture and spiritual values. These are the products that we get from the forest ecosystem. Okay. That means we are discussing about what we are getting from the ecosystem, the uses of the ecosystem. So normally we get the most of the thing from the forest ecosystem that I have given here. Forest ecosystem से, forest से तो बहुत कुछ मिलता है ना, है ना. तो इसके लिए इसका इकोसिस्टम सर्विसेज मतलब क्या है? इसमें आप लोगों को यूज जानना है, इकोसिस्टम का यूज. और ये इकोसिस्टम का जो यूज है, इसको मॉनेटरी वैल्यूज में चेंज करना काफी डिफिकल्ट है ना. तो क्योंकि कितना वैल्यू है, मतलब प्यूरिफाई एयर करता है, वाटर प्यूरिफाई करता है, ड्राउट एंड फ्लड्स को कम कर सकता है, साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वैल्यू कितना होगा. सो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उनके कॉलीग्स जो है, उन्होंने प्राइस टैग करने का कोशिश किया है कि नेचुरल लाइफ सपोर्ट सर्विसेज जैसे इकोसिस्टम का वैल्यूज क्या हो सकता है. इसके लिए वैल्यू पुट ऑन करने का कोशिश किया है. सो $33 ट्रिलियन साल में वैल्यू कितना निकला है? $33 ट्रिलियन. फंडामेंटल इको सर्विस सिस्टम से, इकोसिस्टम से हम लोग को क्या मिलता है? वैल्यू कितना, बहुत कुछ मिलता है. तो उसका वैल्यू में निकाला है, पैसा कितना चाहिए होगा इसके लिए, तो $33 ट्रिलियन पर ईयर. जितना भी वैल्यू निकला है, दैट इज $33 ट्रिलियन ए ईयर, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से दुगना है, मतलब ट्वाइस. यूएस $18 ट्रिलियन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इससे डबल है अबाउट. ओके. सो मतलब वैल्यू बहुत सारे हैं इकोसिस्टम का, उसका मॉनिटरी वे में वैल्यू निकालने का कोशिश किया था रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने. इतना सारा सर्विस के बाद भी रिक्रिएशन भी हम लोगों का होता है इकोसिस्टम से, और उसका भी वैल्यू ऐड करने के लिए कोशिश करोगे तो उसका भी कॉस्ट बढ़ेगा.
क्लाइमेट का रेगुलेशन भी कर सकता है, रहने के लिए जगह भी दे सकते हैं वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड एनिमल्स को, है ना। सो सभी का वैल्यू ऐड करते जाओगे तो वैल्यू बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इकोसिस्टम हैज अ वेरी गुड इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ, इन आवर इकोनॉमिक लाइफ, एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक लाइफ, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ को भी हेल्प कर सकता है इकोसिस्टम, है ना। So with this lecture we have completed the chapter of ecosystem. Try to follow the chapter and correlate with the video से correlate कर लेना ताकि समझ में आ जाए चैप्टर जो है। कोई डाउट होने से कॉल कर लेना, ठीक है। पढ़ाई में ध्यान दे देना आप लोग, और आगे का चैप्टर के लिए अपने आप को रेडी कर लेना। इतना तक पढ़ लेना ये चैप्टर, तो आगे का चैप्टर हम आसानी से फिर पढ़ पाएंगे।